एसएससी के जीके जीएस सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। भारत का भूगोल पार्ट 6 पहला है। मासिन राम ब्लैंक के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया में सर्वाधिक वर्षा के लिए मेघालय की किन पहाड़ी पर मासिन राम स्थित है? तो खासी पहाड़ी पर। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज्यादा वर्षा क्यों होती है? तो पश्चिमी घाट हवा को रोकती है, जिससे बारिश होती है। निम्न में से किस राज्य में सर्दियों के महीने में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर निम्नलिखित के रूप में वर्णित किया गया है। तो मानसून प्रकार के रूप में। वायु के वार्षिक ऋतु परिवर्तन को ब्लैंक कहा जाता है, तो मानसून कहा जाता है। मानसून शब्द ब्लैंक से लिया गया है, तो अरबी शब्द से लिया गया है। निम्न में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से अल्प वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मेघालय में। गाद और धूल से बनी मिट्टी किस प्रकार की होती है? तो लोएस प्रकार की। महाराष्ट्र में पाई जाने वाली कपासी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर। शुष्क मिट्टी विशेष रूप से ब्लैंक विकसित होती है। शुष्क मिट्टी विशेष रूप से विकसित ब्लैंक होती है, जिसमें विशेषतः शुष्क स्थलाकृति प्रदर्शित होती है। तो पश्चिमी राजस्थान में विकसित होती है। भारत के उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। वे किन तीन नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी से बने हैं? तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले मिट्टी जिस भार को सहन कर सकती है, उस भार को आप क्या कहते हैं? तो धारिता क्षमता। काली मिट्टी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यह बात गलत है। ह्यूमस मृदा के किस भाग में पाया जाता है? तो ए क्षितिज में। निम्न में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? तो ओवरग्रेजिंग। अन्यों की तुलना में निम्न में से कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त है? तो लाल लैटेराइट मिट्टी। कौन सी मृदा उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में फैली हुई है और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% क्षेत्र घेरे हुए है? तो जलोढ़ मिट्टी। मृदा संरक्षण की निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसको मल्चिंग कहा जाता है? तो पौधों के बीच खुली जमीन पर पुआल आदि कार्बनिक पदार्थ की एक परत बिछा दी जाती है, उसे मल्चिंग कहा जाता है। निम्न में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? तो छाद। निम्न में से कौन सा आमतौर में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाया जाने वाला एक मूलभूत पादप पोषक तत्व है? तो पोटेशियम। निम्न में से कौन सी मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? तो दलदली मृदा। निम्न में से कौन सा कथन जलोढ़ मृदा के बारे में सही नहीं है? तो जलोढ़ मृदा हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है, यह बात सही नहीं है। भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित हैं? तो जलोढ़ मिट्टी। निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी ब्लैंक का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है, तो चावल का उत्पादन करने के लिए। निम्न में से कौन सा कारक मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो मवेशी चराई। भारतीय मृदाएं राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन रिपोर्ट प्रकाशन संख्या 94 के अनुसार किस प्रकार की मृदा कोटि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो आदि मृदा। किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो चिकनी मिट्टी में। लैटेराइट मिट्टी में निम्न में से किस ऑक्साइड की कमी होती है? तो सिलिकॉन में। लैटेराइट मिट्टी में ब्लैंक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आयरन ऑक्साइड। चाय और कॉफी ब्लैंक मिट्टी में उगाई जाती है, तो लैटेराइट मिट्टी में। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है, सबसे उपयुक्त है? तो लाल लैटेराइट मिट्टी। निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है?
तो खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण। नेक्स्ट है, निम्न में से किस फसल का वर्णन इस प्रकार किया गया है? यह एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ की फसल है जिसे 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है और यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ती है। तो मक्का की बात की जा रही है। मिट्टी की अम्लीय प्रकृति ब्लैंक की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है, तो हाइड्रोजन की। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के अनुसार भारत में निम्न में से किस प्रकार का मृदा क्रम सर्वाधिक है? तो एन इंसेप्टिसोल। निम्न में से कौन सी मिट्टी काजू के पेड़ को उगाने के लिए उपयुक्त है? तो बलुई दोमट मिट्टी। काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है? तो लाल लैटेराइट मिट्टी। कठोर कृत मिट्टी पर किस मृत कीट के शरीर के किसी हिस्से की छाप ब्लैंक का उदाहरण है? तो जीवाश्म का उदाहरण है। ब्लैंक एक गहरी मिट्टी है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है और अक्सर मेफिक आग्नेय आधार शैल पर विकसित होती है। तो लैटेराइट एक गहरी मिट्टी है। निम्न में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? तो अकार्बनिक सामग्री की भूमिका। मिट्टी की किस परत में ह्यूमस होता है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? तो ऊपरी मिट्टी में। भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी ब्लैंक है, तो कछार है। उत्तरी मैदानों के निम्न क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ है? तो खादर है। महानदी और गोदावरी की समृद्ध डेल्टाएं ब्लैंक मिट्टी में पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी में। भारत का मृदा सर्वेक्षण किस वर्ष में मृदाओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए स्थापित किया गया था? तो 1956 में। उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को ब्लैंक के नाम से जाना जाता है, तो तराई के नाम से। मृदा में लवणीकरण किस कारण होता है? तो अधिक सिंचाई के कारण। ब्लैंक मिट्टी की ऊपरी परत में स्थित रसायनों का पानी में घुले होने के कारण मिट्टी की निचली परतों में या भूजल में होने वाला संचालन है, तो लीची। खारी मिट्टी को ब्लैंक के नाम से भी जाना जाता है, तो ऊसर मिट्टी के नाम से। भारत की मिट्टियों के संबंध में उस कथन का चयन करें जो सही नहीं है। तो लाल मिट्टी में लाल रंग एल्यूमिनियम के यौगिकों के कारण होता है। आर्द्र भूमि कृषि के लिए निम्न में से कौन सी फसल उपयुक्त है? तो चावल। इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा ब्लैंक इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती है, तो कृषि सूखा। लाल मिट्टी के लाल रंग का होने का कारण क्या है? तो क्रिस्टलीय और मेटामॉर्फिक चट्टानों में लोहे की व्याप्ति। निम्न में से कौन लेटेराइट मिट्टी के बारे में सही नहीं है? तो यह मिट्टी उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में फैला हुआ है। निम्न में से किस राज्य में दलदली या पीट मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में। भारत में महोगनी, रोजवुड और सिनकोना के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। जानवरों को उन जंगलों से सुमेलित कीजिए जिनमें वे पाए जाते हैं। तो पर्वतीय वन में पाया जाता है याक, कटीले वन और झाड़ियों में पाया जाता है ऊंट और मैंग्रोव वन में पाया जाता है मगरमच्छ। तो ऑप्शन सी। निम्नलिखित स्तंभों का मिलान कीजिए। इधर वनों का प्रकार है, इधर पौधों का प्रकार है। तो चीर और देवदार जो है वो हिमालय शंकुधारी में पाया जाता है। एविसेनिया जो है वो पाया जाता है मैंग्रोव डेल्टा में। उसके बाद सागौन एन टर्मिनेलिया जो है ये पर्णपाती शुष्क में पाया जाता है। और जामुन, गूलर और डिप्टेरो कार्पस ये पाया जाता है सदाबहार उत्तर पूर्व पश्चिमी घाट में, यानी तुम्हारा ऑप्शन डी। भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में निम्न में से कौन सी विशेषता गलत है? तो इन वनों में वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से कम होती है, यह बात गलत है। भारत में सनोवर, हपूषा, देवदार और भोज वृक्ष निम्न में से किस वन के सामान्य पेड़ हैं? तो पर्वतीय वन के। भारत और बांग्लादेश के सुंदरबन में पाई जाने वाली मैंग्रोव वृक्ष की किस प्रजाति को वैज्ञानिक रूप से
हेरिटिएरा फॉर्म्स के रूप में जाना जाता है? तो सुंदरी को। निम्न में से हिमालय के गिरिपद पर पाया जाने वाला वन कौन सा है? तो पर्णपाती। निम्न में से किस एक प्रकार की वनस्पति हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है? तो अल्पाइन। भारत में तार, नारियल, केवड़ा, एंगार निम्न में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष? तो मैंग्रोव वन। प्राचीन भारतीय पांडुलिपियां आमतौर पर तार पत्रों पर या हिमालय में उगने वाले ब्लैंक के पेड़ की छाल पर लिखी जाती है? तो भोज वृक्ष के पेड़ की छाल पर। कांटेदार झाड़ियों के शुष्क क्षेत्रों में कांटों के रूप में कैक्टस वनस्पति किस राज्य में पाई जाती है? तो राजस्थान में। वनों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो किसी वन में झाड़ियां वनस्पति की सबसे निचली परत बनाती है, यह कथन गलत है। निम्न में से कौन सी आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति है? तो चंदन। चंदन की लकड़ी भारत में किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कोरिंगा एक सुंदर ब्लैंक वन है जहां गोदावरी बंगाल की खाड़ी के अप्रवाही जल में मिलती है। तो मैंग्रोव वन है। भारत के किन राज्यों में नल्ला माला वन श्रृंखला स्थित है? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। भारत के जिन क्षेत्रों में 70 मीटर से कम वर्षा होती है वहां झाड़ियों और छोटे झाड़ झंखाड़ों वाले किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो मध्य प्रदेश में। भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रमुख प्रजाति निम्न में से कौन सी है? तो सागौन का पेड़। भारत के किस राज्य में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? तो पूर्वी घाट में। निम्न में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो पश्चिमी घाट। उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन भारत में दक्षिण पश्चिमी घाटों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों को और किस रूप में जाना जाता है? तो शोला वन के रूप में। सुंदरी वृक्ष मुख्य रूप से निम्न में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी ब्लैंक में पाई जाती है। तो मैंग्रोव वन में। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र को किस प्रकार के वन आवृत करते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है? तो चंदन। स्तंभों का मिलान कीजिए। इसमें तुम्हारा पहला झूमिंग कृषि जो है ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। इसके बाद दहिया हो जाएगा मध्य प्रदेश में, पेंडा हो जाएगा आंध्र प्रदेश में और कुमारी हो जाएगा पश्चिमी घाट में। तो ऑप्शन ए। इनमें से किस क्षेत्र में हरित क्रांति पैकेज की पहली लहर चली? तो पंजाब में। निम्न में से किस प्रकार की खेती को असम में झूम के रूप में जाना जाता है? तो स्थानांतरित कृषि को। सामान्य रूप से कम श्रम और पूंजी के साथ बड़े बड़े खेतों में कृषि को ब्लैंक कहा जाता है। तो विस्तृत खेती। भारत के किस राज्य में स्थानांतरित खेती को बड़ी गांव के नाम से जाना जाता है? तो उड़ीसा में। निम्न में से कौन सी फसल खरीफ फसल का एक उदाहरण है? तो चावल। निम्न में से किस फसल को बंगाल का सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट को। मई 2022 तक भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। भारत में हरित क्रांति किस दशक में आई थी? तो 1960 से 70 के दशक में। हरित क्रांति की पहले चरण में HYV बीजों का उपयोग अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित था। निम्न में से कौन इस सूची में शामिल नहीं था? तो कर्नाटक शामिल नहीं था। चावल की खेती के लिए ब्लैंक के साथ साथ अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता। रबी की फसल के संबंध में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राज्य गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। यह बात गलत है। भारत की हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों ने एक अहम भूमिका निभाई थी? तो उच्च उपज वाली किस्म। भारतीय कृषि में हरित क्रांति का क्या अर्थ है? तो खाद्यान्नों के उत्पादन में असाधारण वृद्धि। इस तरह ये खत्म हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।